हेलो फ्रेंड। अगले लेक्चर में हमने देखा था हेनरी लॉ, उसके अलावा उसके जो रिलेटेड एग्जाम्पल थे, न्यूमेरिकल्स थे, वो देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं हेनरी के लॉ के अलावा यहाँ पर राउल्ट लॉ भी है। तो राउल्ट लॉ थ्री टाइप्स के हैं। राउल्ट लॉ थ्री टाइप्स के हैं, सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ये थ्री चीज़ के लिए राउल्ट्स के लॉ है, जिसमें से हम फर्स्ट स्टडी करते हैं राउल्ट के लॉ के, जिसमें लिक्विड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट है। तो लिक्विड है वो वॉलेटाइल है, मीन्स इवोपरेटेड हो सकता है। सॉलिड कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जो इवोपरेटेड नहीं हो सकते हैं, इसलिए सॉलिड को हम नॉन वॉलेटाइल और लिक्विड को वॉलेटाइल के फॉर्म में लेते हैं। तो फर्स्ट राउल्ट लॉ हम देखते हैं कि देखो, राइट राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड एक्सप्लेन इट। या तो ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं कि राइट द राउल्ट लॉ फॉर लिक्विड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूट। दोनों लिक्विड फॉर्म में है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो जो राउल्ट का लॉ है वो वेपर प्रेशर पे है। राउल्ट का लॉ एक्चुअल में ऐसा बता रहा है कि कोई भी सॉल्वेंट है लिक्विड, उसमें आप सॉलिड सॉल्ट या तो कोई सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है या गैसियस सॉल्वेंट है, वो डिसॉल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। मीन्स राउल्ट के लॉ है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर फाइंड करने का है। पर सॉल्यूशन मैंने बताया उस तरह कि लिक्विड लिक्विड में से, सॉलिड लिक्विड में से या गैस लिक्विड में से ऑब्टेन हो सकता है। तो कौन से टाइप का सॉल्यूशन है उस पे राउल्ट का लॉ हम डिपेंड करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं लिक्विड लिक्विड के लिए राउल्ट का लॉ है। फर्स्ट जो लॉ है हमारा वो लिक्विड लिक्विड मीन्स सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। तो दोनों के लिए जो राउल्ट का लॉ यहाँ पे हम शो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप देखते हो तो दोनों लिक्विड कंपोनेंट है, इसलिए दोनों का वेपर हो सकती है। मीन्स दोनों लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की वेपर हो सकती है। इसलिए जो राउल्ट का लॉ है उसके रिलेटेड जो यहाँ पे हम सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर है दोनों पे डिपेंड रहेगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है। तो देखो राउल्ट लॉ के हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं तो सपोज इन अ बाइनरी वोलेटाइल सॉल्यूशन कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इज प्रेजेंट। एक सॉल्यूशन लिया है, बाइनरी मीन्स उसमें दो चीज है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट, दो चीज है जिसमें से हम उसके लिए कंपोनेंट एक और कंपोनेंट दो से शो कर रहे हैं कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 एंड 2 से शो कर रहे हैं। एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज x1 and the mole fraction of component B is x2। कंपोनेंट A के मोल फ्रैक्शन को हमने लिया है x1 से, मोल फ्रैक्शन की सिंबल है x, इसलिए x1 एंड कंपोनेंट B के मोल फ्रैक्शन को लिया है x2 से। एंड द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इज P1 एंड P2 के दोनों के वेपर प्रेशर को हमने शो किया है P1 एंड P2 से। तो यहाँ पे आप देखते हो जो दोनों के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और प्रेशर यहाँ पे आपको दिया है अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ के हिसाब से हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंस इन सॉल्यूशन। कि राउल्ट के लॉ के हिसाब से देखते हैं तो सॉल्यूशन है वो वोलेटाइल लिक्विड से, इसीलिए उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो ईच कंपोनेंट मीन्स एवरी कंपोनेंट से उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कोई कंपोनेंट ए के लिए बात कर रहे हैं या तो कंपोनेंट 1 ले रहे हैं। तो कंपोनेंट 1 के लिए लिखते हैं तो उसका मीनिंग ये हुआ कि उसका प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा राउल्ट लॉ के हिसाब से। सो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। प्रोपोर्शनल रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। P1
इज इक्वल टू P10 इंटू x1 देन कॉल इक्वेशन 1, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे रहे। जहाँ पे आप देख रहे हो तो P1 हमने आगे भी बताया था, x1 भी आगे बताया था क्या है, बट P10 की बात करें तो P10 यहाँ पे है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर, मीन्स वही टेम्परेचर पे कंपोनेंट ए है उसका प्योर वेपर प्रेशर है। एज इट इज सेम, आप देखते हो कंपोनेंट 2 के लिए तो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, मीन्स जो सब्सटेंस सेकंड है उसका प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। सो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा कि P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2 देन कॉल इक्वेशन 2। P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2। P2 एंड x2 क्या है वो हमने आगे बात की थी, बट P20 तो सेम आगे बताया उस तरह का, वेर P20 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2 एट द सेम टेम्परेचर, मीन्स सेकंड जो कंपोनेंट है उसका प्योर वेपर प्रेशर है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों कंपोनेंट के प्रेशर है, पर मुझे कोई प्रॉपरली एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर की बात नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे चाहिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो जैसे आप देखते हो कि आगे भी आपने देखा था डाल्टन लॉ के हिसाब से कि देखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर, कि पार्शियल प्रेशर टू टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ईच सॉल्यूशन, मीन्स सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस है वो सभी का प्रेशर का क्या करना है, सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर मिलेगा। सो उस रूल्स के हिसाब से हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, कि ये इक्वेशन में हम P1 और P2 की वैल्यू लिखते हैं तो P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, तो P1 की वैल्यू हमने आगे देखी थी P10 इंटू x1 था और P2 की थी P20 इंटू x2। सो यहाँ पे होगा P टोटल इज इक्वल टू P10 इंटू x1 प्लस P20 इंटू x2। बट आप सभी जानते हो कि कोई भी सॉल्यूशन है तो उसके टोटल मोल फ्रैक्शन कितने होते हैं, 1। सो x1 प्लस x2 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B का सेकंड का सम है, मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है। सो मैं x1 को सब्जेक्ट बनाऊँ तो x1 इज इक्वल टू होगा 1 माइनस x2। तो ये जो इक्वेशन था उसमें हम x1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। सो P टोटल इज इक्वल टू जो P10 इंटू x1 है तो x1 के बदले हमने क्या लिखा है कि 1 माइनस x2। सो ये इक्वेशन ऐसा होगा P10 इंटू 1 माइनस x2 प्लस x2 इंटू P2। तो ये इक्वेशन में जो आपके पास P10 है उसे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, सो P10 इंटू 1 देन P10 ही होगा एंड P10 इंटू x2 देन P10 इंटू x2 प्लस P20 इंटू x2 है। जो P20 इंटू x2 है उसे हम आगे ले लेते हैं तो P10 प्लस P20 इंटू x2 माइनस P10 इंटू x2 होगा, जिसमें हम P10 को एज इट इज रखते हैं, पर जो सेकंड दोनों है उसमें आप देखते हो कि x2 कॉमन है तो x2 को मैं कॉमन निकाल दे रहा हूँ तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो P20 माइनस P10 देन द टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ऐसा होगा कि P टोटल इज इक्वल टू P10 प्लस x2 इंटू P20 माइनस P10 देन इक्वेशन नंबर 3। सेम वे एज इट इज आप x2 को भी सब्जेक्ट बना के ये चीज फाइंड कर सकते हो। देन P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, putting the value of P1 and P2 then equation is equal to P total is equal to P10 into x1 plus P20 into x2, then x1 plus x2 is equal to 1, so x2 is subject, then the x2 is equal to 1 minus x1
Putting the value of x2 in this equation, then P total is equal to P1 0 into x1 plus P2 0 into 1 minus x1, 1 minus x1. Then the P1 0 into x1 plus P2 0 इंटू 1 था तो P2 0 इंटू 1 मीन्स P2 0 ही रहेगा, माइनस P2 0 इंटू x1, P2 0 इंटू x1 रहेगा। यहाँ पे मैं जो आगे का हमारा इक्वेशन है उनमें से P1 0 इंटू x1 है और P2 0 इंटू x2 है, दोनों में x1 जो है कॉमन है इसलिए उसे ले लेते हैं। देन द P2 0 प्लस P1 0 इंटू x1 माइनस P2 0 इंटू x1 है। देन x1 को कॉमन ले लेते हैं तो इक्वेशन ऐसा होगा P टोटल इज इक्वल टू P2 0 प्लस x1 इंटू P1 0 माइनस P2 0, देन कॉल इक्वेशन 4। तो ये दो इक्वेशन है, दोनों में से आप कोई भी एक का यूज कर सकते हो। ये इक्वेशन हमने इसलिए यहाँ पे ऑब्टेन किया है, एक्चुअल में P टोटल फाइंड करना है तो आपका सिंपल इक्वेशन है ही कि P टोटल इज इक्वल टू P1 0 इंटू x1 प्लस P2 0 इंटू x2। P1 0 मीन्स प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड P2 0 इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, या तो सेकंड जो कंपोनेंट है उसका, और x1 एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो ये इक्वेशन में आप वैल्यू लिख दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर सपोज आपके पास कोई एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन है तो भी आप क्या कर सकते हो, इससे फाइंड कर सकते हो कि जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है। बट एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर फाइंड करना है तो आपके पास दोनों के मीन्स उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट मीन्स दोनों कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर होना ज़रूरी है। मोल फ्रैक्शन भले कोई एक ही कंपोनेंट का है तो ये इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास दोनों के मोल फ्रैक्शन और दोनों के वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में तो आप डायरेक्टली भी वैल्यू लिख सकते हो। जो सेकंड में हमने इक्वेशन देखा था वही इक्वेशन में कि P टोटल इज इक्वल टू P1 0 इंटू x1 प्लस P2 0 इंटू x2। तो इसके रिलेटेड हम देखते हैं आगे ग्राफ कि द फॉलोइंग, यहाँ पे उसके रिलेटेड हम ग्राफ देखते तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उससे पहले यहाँ पे कहीं पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि पहले कि जैसे मैंने बताया उस तरह के कोई एक ही कंपोनेंट के आपके पास मोल फ्रैक्शन है तो भी आप फाइंड कर सकते हो। उसके अलावा जो वेपर प्रेशर है कोई एक ही सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन में चेंजेस होगा तो भी होगा। यहाँ पे कहीं पॉइंट है कि द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। मीन्स जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कोई भी एक मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट है दोनों में से तो भी आप फाइंड कर सकते हो, मीन्स दोनों में से कोई भी एक के रिलेटेड होगा। सेकंड है कि द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज, कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का इज लिनियरी विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, कि जो कंपोनेंट 2 है उसके मोल फ्रैक्शन में दोनों के कोई भी एक मोल फ्रैक्शन है तो उनमें से आप फाइंड कर सकते हो। एंड डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2 टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज या इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। मीन्स कोई भी एक कंपोनेंट है तो उसके मोल फ्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसके रिलेटेड वेपर प्रेशर भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो सिंपल ये कोई एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो दूसरे का सिंपल ये डिक्रीज होगा। सपोज आपके पास कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन कितने हो गए 0.8, क्योंकि टोटल तो 1 ही है। अब उनमें से मैंने सपोज मान लो कंपोनेंट 1 है उसके मोल फ्रैक्शन 0.2 में से 0.3 हुए, 0.1 में से 0.3 हुए तो सिंपल ये कंपोनेंट सेकंड है जो उसके मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली 0.7 ही हो जाएगी, मीन्स चेंज हो ही जाएंगे। इसलिए आपके पास कोई भी एक कंपोनेंट्स होंगे तो भी उस पर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ कि अ प्लॉट ऑफ P1 एंड P2 वर्सेस द मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2 फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स ए लिनियर प्लॉट एज शो इन फिगर। कि P1 एंड P2 वर्सेस का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 एंड x2। तो आप यहाँ पे तो देखो ये रहा आपके सामने, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है जिसमें दो लाइन है
जिसमें आप फर्स्ट लाइन के नीचे देख रहे हो तो x1 इज इक्वल टू 1 लिखा है और x2 इज इक्वल टू 0 है, और सेकंड जो लाइन है उसके नीचे x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1 है। तो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि फर्स्ट लाइन के जो नीचे आप देख रहे हो x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू 0 मीन्स उसका मीनिंग ये हुआ, सपोज मैं यहाँ पे x1 मीन्स जो वन कंपोनेंट है वो सॉल्यूट ले रहा हूँ और सेकंड जो कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट ले रहा हूँ, तो फर्स्ट लाइन ये शो कर रही है, तो फर्स्ट पोजीशन ये शो कर रही है कि यहाँ पे ओनली आपके पास सॉल्यूट ही है, सॉल्वेंट है नहीं, इसलिए उसके मोल फ्रिक्शन कितने हैं 0, इसलिए उसके मोल फ्रिक्शन कितने हैं 0, क्योंकि टोटल मोल फ्रिक्शन तो सॉल्यूशन के 1 ही होगा, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूट ही है तो वहाँ पे वेपर प्रेशर ओनली किसका होगा, सॉल्यूट का ही होगा, इसलिए वहाँ पे आप देखो तो कितना वेपर प्रेशर है उसका P10, कितना है P10। सेम वे एज इट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो तो वहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0 है एंड x2 इज इक्वल टू 1 है, मीन्स वहाँ पे ओनली सॉल्वेंट है, वहाँ पे ओनली सॉल्वेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर आप देख रहे हो कि कितना है P20, उसका वेपर प्रेशर है P20, पर हमें एक्चुअल में फाइंड करना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो लाइन फर्स्ट एंड सेकंड है उसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P10 एंड सेकंड जो लाइन है वहाँ पे है P2 इज इक्वल टू P20 इंटू x2, बट वी आर फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे थर्ड रो जो थर्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो थर्ड लाइन में P10 और P20 के बीच ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो मुझे क्या शो करेगा, टोटल वेपर प्रेशर, मीन्स P टोटल इज इक्वल टू क्या होगा P1 + P2। जैसे आप नीचे की साइड देखते हो कि x1 इज इक्वल टू 1 है और ऑपोजिट डायरेक्शन में x2 इज इक्वल टू 0 है, मीन्स जैसे मैं लेफ्ट टू राइट साइड जा रहा हूँ तो वहाँ पे x2 के मोल फ्रिक्शन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, x2 के मोल फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहे, क्योंकि सॉल्यूट है उसमें हम सॉल्यूशन या तो जो सॉल्वेंट है उसमें आप सॉल्यूट ऐड करोगे तब दोनों के मोल फ्रिक्शन टोटल 1 होगा, तो उसके रिलेटेड हम ग्राफ पे से ये शो कर सकते हैं कि दिस लाइन फर्स्ट एंड सेकंड पास थ्रू द पॉइंट फॉर विच x1 एंड x2 आर इक्वल टू यूनिटी, सिमिलरली द प्लॉट 3 ऑफ P टोटल वर्सेस x2 ऑल्सो लीनियर, कि जैसे आप देखते हो एज इट इज थर्ड लाइन जो आपको यहाँ पे शो हो रही है P टोटल की और उसके वर्सेस x2 जो लाइन है वो कैसी लीनियर हमें मिल रही है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P2, कि यहाँ पे आप देखते हो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P टोटल है इज P1 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P2 मीन्स दोनों के बीच की जो यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज द टोटल कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2, ठीक है, कि कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2, कि जैसे यहाँ पे इसलिए आपको दिया है कि P10 इज लेस देन P20, कि P10 मीन्स प्योर फॉर्म में जो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है वो सेकंड जो कंपोनेंट्स है उसके वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में लेस है, इसलिए अब ग्राफ में भी शो हो रहा है कि जो P10 है उसकी कंपैरिजन में P20 है वो हायर लेवल पे है और जो P टोटल है दोनों के बीच की लाइन मिल रही है, द कंपोनेशन ऑफ द वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। उसके अलावा यहाँ पे और एक चीज शो की है कि सपोज आपके पास यहाँ पे तो मेरे पास क्या था पहले कि दो कंपोनेंट थे, दोनों के प्योर फॉर्म में मेरे पास वेपर प्रेशर था, उसके अलावा दोनों के मोल फ्रैक्शन थे, बट सपोज मान लो आपके पास कोई कंपोनेंट से उसका वेपर प्रेशर है नहीं, कोई कंपोनेंट का वेपर प्रेशर नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है, मैं आपको बताऊं कि ये सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर इतना है, इसमें ये दो सॉल्यूट है मीन्स एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट ये दोनों है और दोनों के मोल फ्रिक्शन इतने हैं, पर उसमें से मैं आपको बताऊं कि प्रॉपरली ये कंपोनेंट ए का प्रेशर कितना होगा और कंपोनेंट बी का प्रेशर कितना होगा, तो वो भी आपको फाइंड करना है, तो आप ये इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। सपोज जैसे यहाँ पे कंपोनेंट ए है उसके मोल फ्रैक्शन y है
y1 एंड कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन है y2। आप सपोज x1 और x2 भी ले सकते हो, ठीक है, कि इफ y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2 इन द वेपर प्रेशर यूजिंग द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। के मुझे कोई एक कंपोनेंट का फाइंड करना है, टोटल प्रेशर दिया है और वन कंपोनेंट का फाइंड करना है, तो सिंपल है कि उसके लिए क्या इक्वेशन यूज करेंगे कि P1 इज इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल। मीन्स प्रेशर जो एक कंपोनेंट का प्रेशर फाइंड करना है तो उसके मोल फ्रैक्शन इंटू क्या करना है, टोटल प्रेशर। एज इट इज कंपोनेंट बी का प्रेशर फाइंड करना है तो P2 इज इक्वल टू y2 इंटू पी टोटल। मीन्स जब आपको टोटल प्रेशर और जो कंपोनेंट से उसके मोल फ्रैक्शन आपके पास है तो भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड द प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। कि कोई कंपोनेंट का प्रॉपरली प्रेशर भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, पर उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर और दोनों के सब्सटेंस जो कंपोनेंट्स है उसका भी मोल फ्रैक्शन होना ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो भी राउल लॉ ही है, बट ये जो सेकंड राउल लॉ है वो किसके लिए, तो गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के लिए है। गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड, आगे हमने देखा था लिक्विड या तो वोलेटाइल के लिए, बट यहाँ पे हमारे पास है वो गैसियस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के लिए है। तो एक्चुअल में ये जो लॉ है वो एनरी के कंपैरिजन मीन्स एनरी से मिलता हुआ लॉ है, क्योंकि एनरी लॉ में भी आपने देखा था सॉल्यूट कौन सा था, गैसियस, और सॉल्वेंट था लिक्विड। मीन्स इसके रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे आप देखते हो कि ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, या तो फॉलोज द एनरी एंड राउल्स लॉ। एनरी और राउल्स लॉ की यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट तो बात करते हैं, यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स है जिसमें सॉल्यूट है वो गैसियस है एंड सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। तो आप जानते हो कि गैसियस है उसका प्रेशर तो होता ही है, और आगे हमने देखा था कि लिक्विड का भी वेपर प्रेशर था कि जिसके हिसाब से हमने क्या फाइंड किया था, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। मीन्स यहाँ पे भी मुझे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है तो मैंने आगे किया था उस तरह ही मैं करूँगा कि सॉल्यूट का जो प्रेशर है वो और सॉल्वेंट का जो प्रेशर है दोनों का सम कर दूंगा। बट यहाँ पे गैसियस सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है लिक्विड, तो लिक्विड की कंपैरिजन में गैसियस जो सॉल्यूट है उसका प्रेशर वेरी हाई होता है, कि वेरी ज़्यादा प्रोपोर्शनल में होता है। इसीलिए उसके यहाँ पे हम ओनली जो सॉल्यूट है उसका ही वेपर प्रेशर को कैलकुलेटेड करेंगे, क्योंकि उसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वेरी लेस प्रोपोर्शनल में होता है, इसलिए जो नेग्लेबल करेंगे। तो यहाँ पे पी टोटल फाइंड करने के लिए हम ऐसे दो कंपोनेंट का यूज़ करेंगे नहीं, कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ओनली किस पे रहेगा, जो गैसियस सॉल्यूट है उसके वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड रहेगा। तो देखो ये रूल्स में अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ the vapor pressure of a volatile component in a given solution is given by Pi is equal to Xi into Pi0। ये गैस के लिए है, Pi या तो P1 भी लिख सकते हो। Pi is equal to the pressure of gaseous solute and Xi is equal to the mole fraction of gaseous solute and Pi0 is equal to pure vapor pressure of gaseous solute इन द सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। की ये जो सॉल्यूशन है उसमें गैसियस सॉल्यूट को हमने लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इज, कि यहाँ पे कंपोनेंट वोलेटाइल, इसलिए आप देखते हो कि यहाँ पे जो हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी आगे भी हमने देखी थी कि देखो यहाँ पे कि वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट्स सॉल्युबिलिटी गिवन बाय हेनरी लॉ विच स्टेट दैट, हेनरी लॉ का जो स्टेटमेंट था वो ऐसा कुछ था कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो ये दोनों इक्वेशन में सिमिलरिटी ही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि Pi इज इक्वल टू है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और हेनरी लॉ में था P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैसियस। सेकंड है कि जो यहाँ पे Xi है मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट, और जो हेनरी लॉ में एक्स से शो किया था वो भी था मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट। और उसके अलावा Pi0 इज इक्वल टू है यहाँ पे जो हमने प्रोपोर्शनल रिमूव करने के लिए लिखा था
ठीक है। कांस्टेंट मीन्स गैसियस सॉल्यूट है जो कि उसका प्योर वेपर प्रेशर है, और के एच वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिमूव करने के लिए सेकंड इक्वेशन में वो हेनरी ने इक्वेशन दिया था, इसलिए उसने किया है के एच। बाकी आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन में लिखोगे तो आपका आंसर सेम ही मिलेगा, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ है, गैसियस सॉल्यूट है और उसे लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। तो वी आर यहाँ पे आप देखते हो कि इफ़ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउल्ट लॉ एंड हेनरी लॉ, कि जैसा मैंने बताया उस तरह के दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो दोनों में एक ही चीज़ मिलेगी कि पी आई और पी जो प्रेशर है, उसके अलावा एक्स आई और हेनरी लॉ में एक्स जो गैसियस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन है, और उसके अलावा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एच डिफरेंट फ्रॉम द पी आई, ये दोनों के लिए यहाँ पे इक्वल जैसी चीज़ है। दोनों ने राउल्ट लॉ और जो हेनरी लॉ है वो गैसियस सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के लिए ही है। तो ये सेकंड लॉ था राउल्ट का। थर्ड लॉ जो है राउल्ट का वो सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के लिए है। वो थोड़ा ये दोनों लॉ से डिफरेंस टाइप का है, क्योंकि वहाँ पे एक वोलेटाइल कंपोनेंट है और एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स है। ठीक है, जो सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल है और लिक्विड है वो वोलेटाइल है, इसलिए वहाँ पे ऐसे आप वेपर प्रेशर दोनों का मर्ज करोगे तो आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे वेपर प्रेशर ओनली एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड रहेगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे राउल्ट्स के थर्ड लॉ के बारे में।